स्वागत है दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम ITA फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का जो एक चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, उसका कुछ MCQ क्वेश्चंस जो कि नीमी मॉक टेस्ट सीरीज से है, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का MCQ सीरीज है, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, वो जितने भी ट्रेड्स हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, ये सारे ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? यहाँ पे जो दिखाया गया है ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है, ये आप देख पा रहे हो फिगर पे, ये वाला ट्रांसफार्मर, ये आपका जो लो कॉस्ट रेडियो आता था पहले, वहाँ पे ये इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगता था और इसे कहा जाता था इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 455 किलो हर्ट्ज का है। इसके साथ ये इस ट्रांसफार्मर का इंटरनल डायग्राम, इसके इंटरनल डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर, एक फिक्स्ड कैपेसिटर इसके साथ पैरेलली जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? कि इसको हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पे और हमारे जो लोकल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ट्यून्ड करने के लिए ये ट्रांसफार्मर यूज होता था। ये सिंपली एक टाइप का इंडक्टर ही है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो जो हमारा एक्चुअल पावर होता है उसे हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। उसका बिगर यूनिट होता है आपका किलोवाट, ठीक है, नहीं तो आप मेगावाट में यूज करते हैं। लेकिन एक एपरेंट पावर होता है। एपरेंट पावर मतलब आपका V इंटू आई। V इंटू आई इज माई एपरेंट पावर। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है? आइदर वोल्टेज और नहीं तो करंट को वो स्टेप अप करेगा, नहीं तो स्टेप डाउन करेगा और पावर को ट्रांसफर करेगा। तो जब एक ट्रांसफार्मर कोई लीनियर डिवाइस के साथ लगा हो तो उसका पावर फैक्टर होता है आपका 1। लेकिन अगर वो किसी इंडक्टर के साथ लगा है कि कैपेसिटर के साथ लगा है तो उसका पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रू पावर इज इक्वल टू आपका होता है ये एपरेंट पावर इनटू आपका होता है पावर फैक्टर। तो जब लीनियर डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका पावर फैक्टर 1 आएगा, तो ट्रू पावर इक्वल टू एपरेंट पावर हो जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जब कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस के साथ लगेगा, जैसे कि इंडक्टर के साथ लगा, तो वहां पे पावर फैक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्रू पावर मिलने के लिए। तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा टाइप का डिवाइस लगा रहे हैं, लीनियर डिवाइस लगा रहे हैं कि नॉन लीनियर डिवाइस लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग होता है वो हम वोल्टेज इनटू एम्पियर इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंपोनेंट ऑपोजेस एनी चेंज इन करंट? कौन सा कंपोनेंट है जो कि करंट का परिवर्तन को विरोध करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, जब इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडक्टर में एक सेल्फ इंड्यूस्ड एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट होता है, जो कि करंट को आपका अपोज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, इंडक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? तो पहले में यहाँ पे दिया है जूल। जूल होता है आपका एनर्जी का यूनिट। सेकंड में दिया है फैराड। फैराड होता है आपका कैपेसिटेंस का यूनिट। हेनरी होता है इंडक्टेंस का यूनिट और वाट्स होता है आपका पावर का यूनिट। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिको फैराड? तो 1 पिको फैराड का क्या मूल्य है? यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 पिको फैराड का वैल्यू फैराड में कितना है? तो यहाँ पे 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 1 pf, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड। ओके, एंड इसका और एक चीज बता देता हूँ कि 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर है 10 टू द पावर -12 फैराड, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच फैक्टर डिटरमाइंस द इंडक्टेंस वैल्यू? तो कौन सा फैक्टर इंडक्टेंस वैल्यू को निर्धारित करता है? तो इंडक्टेंस वैल्यू को जो अफेक्ट करते हैं, कि जो डिटरमाइन करते हैं, वो आपके चार फैक्टर होते हैं।
नॉर्मली, वो होता है आपका नंबर ऑफ वैट टर्न्स, मतलब आपका इंडक्टर में कितने टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा टर्न्स हुआ तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कम टर्न्स हुआ तो इंडक्टेंस कम होगा। और एक होता है कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया ज़्यादा हुआ तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कम एरिया हुआ तो इंडक्टेंस कम होगा। तीसरा होता है कोर मटेरियल। अब इंडक्टेंस, एक इंडक्टर के अंदर जो कोर मटेरियल होता है वो मटेरियल किस में बना है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस क्या होना चाहिए। चौथा है कॉइल का लेंथ। अगर कॉइल का लेंथ ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस वैल्यू घट जाएगा, अगर कॉइल का लेंथ कम होगा तो इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया कि डायमीटर ऑफ द कॉइल, यहाँ पे देख पा रहे हैं, डायमीटर ऑफ द कॉइल इज रिलेटेड टू एरिया। अगर किसी भी इंडक्टर का डायमीटर बड़ा है तो उसका एरिया बड़ा है, तो उसका एरिया बड़ा है मतलब उसका इंडक्टेंस वैल्यू भी बड़ा है। तो वो डिपेंड करता है आपकी डायमीटर ऑफ द कॉइल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर? यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है इस रजिस्टर का नाम क्या है? तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है और यहाँ पे ये जो नॉब दिया है इसको वेरी करके और इसको रोटेट करके हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो इंटरनल डायग्राम है ये होता है उसका वाइपर। ये जो ब्लैक मटेरियल है ये होता है आपका कार्बन का बना हुआ होता है, जो कि कार्बन टाइप रेजिस्टिव मटेरियल होता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम है और आप इसे किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं और उससे आप सर्किट से 2 टर्मिनल निकाल रहे हैं, 2 वायर कनेक्ट कर रहे हैं एक्स और जेड में, तो आपका रेजिस्टेंस टोटल दिखाएगा 1000 ओम। अगर आप उसे एक्स और वाई में कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो वाई और जेड में कनेक्ट कर रहे हैं आप किसी भी सर्किट को, तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू आप इस नॉब के थ्रू से चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये वाइपर आप नॉब को रोटेट करके यहाँ पे ले आएंगे तो इतना तक आपका रेजिस्टेंस वैल्यू लिखाएगा। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपका 300 ओम है। अगर आप नॉब को रोटेट करके मिडिल पोजीशन पे ले आए तो टोटल है इसका कितना, 1000 ओम, तो ये आपका दिखाएगा 500 ओम। ओके, और ये नॉब अगर यहाँ पे प्लेस हो जाता तो मान लीजिए ये आपका 750 ओम हो जाता। अगर इसको आप पूरा लास्ट पॉइंट पे ले आते तो आपका दिखाता 1000 ओम। तो इस नॉब को वेरी करके हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये कार्बन से बना हुआ है तो इसीलिए ये एक वेरिएबल, ये एक होता है कार्बन टाइप रेजिस्टर और इसका हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो इसीलिए ये हो गया हमारा कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100 ओम रजिस्टर? इस 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड क्या है? तो जिनको तो पता है 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड कैसे निकालते हैं, सही बात है, वेरी गुड। लेकिन जिनको पता नहीं है 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड कैसे निकालते हैं, तो चलिए अभी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन हमारे हिसाब से आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है। तो ये एक 4 बैंड रजिस्टर का कलर कोडिंग का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड कितना होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 ओम, ठीक है, 100 ओम। ओके, तो यहाँ पे जो 4 बैंड हैं 1 2 3 4, ये आपका पहला वाला बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो ये पहला वाला बैंड, इसमें कुछ नंबर्स हैं, सेकंड वाले बैंड्स में कुछ नंबर हैं और थर्ड वाला बैंड जो है वो सब में मल्टीप्लाई है, तो इसमें ये होता है आपका मल्टीप्लायर। और चौथा बैंड होता है आपका टॉलरेंस के लिए, ठीक है। तो अब टॉलरेंस को नहीं देखेंगे, पहले ये 3 बैंड ही डिसाइड करते हैं कि रजिस्टर का कलर कोड क्या है। तो पहले में हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 0 0, पहले में हो गया 1, उसके बाद 0, पहले इन दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट बैंड में हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे है, दिस वन इज 1, और 1 का कलर क्या है हमारा ब्राउन, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0, इसका मतलब ये सेकंड बैंड। अब हम सेकंड बैंड में देखेंगे, सेकंड बैंड में 0 कहाँ पे है, फर्स्ट वन इज 0, तो 0 का कलर सीधा आता है आपका ब्लैक, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो भी है आपका मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर मतलब अब ये 1 0 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 100 ओम आएगा, तो 1 0 के साथ मैं ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्वल टू 100 ओम आएगा,
ठीक है। अब ये 10 मल्टीप्लायर में कहाँ पे दिया हुआ है, ये सेकंड वाला 10 है, तो 10 का कलर क्या है, ब्राउन, तो यहाँ पे हो गया ये 10 के लिए हम लिखे ब्राउन। ओके, और ये फोर्थ वाला जो है ये गोल्डन होगा, नहीं तो आपका सिल्वर होगा, तो ये बस टॉलरेंस के लिए होता है, दैट मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 5 या 10% वेरी करता है। तो हमारा ये जो 3 बैंड है, ये 3 बैंड डिसाइड करते हैं कि रजिस्टर का कलर कोड क्या होना चाहिए। तो हमारा क्या निकला, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, हमारा ऑप्शन सी है सही आंसर, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम, मतलब 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि 1000 ओम दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ओम, दैट इज इक्वल टू होता है हमारा 1 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे होता है कि 1000 इंटू 1000 दैट मीन्स 10 लैक्स, 10 लैक्स ओम दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, इसमें 6 जीरो हैं तो 10 टू द पावर 6 ओम इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 1 मेगा ओम। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 किलो ओम कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा पूछा है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है किलो ओम में, तो हमारा 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 1000 किलो ओम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर। तो यहाँ पे जो 2 किलो ओम का रजिस्टर है उसके थ्रू से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे नोट दिया है कि I2 करंट कितना है वो पूछा है। ठीक है, तो पहले सर्किट को गौर से देखिए, सर्किट यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट का वोल्टेज है, और दो रेजिस्टर लगे हैं, 1 किलो ओम का एक और 2 किलो ओम का एक, दो रेजिस्टर पैरेलली लगे हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज जहाँ पे लगा है 12 वोल्ट, यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ और इस करंट को हम बोलते हैं आई करंट। ठीक है, ये आई करंट टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है, ये आई करंट इधर से किया और ये एक जगह पे I1 जो कि 1 किलो ओम रजिस्टर के अंदर से जा रहा है, और बाकी जो करंट हैं वो 2 किलो ओम के रजिस्टर के अंदर से जा रहे हैं, जो कि हम बोल रहे हैं उसको I2। तो हमारा जो इक्वेशन निकलेगा, टोटल आई करंट इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि आई करंट कितना है, हमारा टोटल करंट 12 वोल्ट बैटरी से कितना निकल रहा है। तो इसके लिए हम पहले ये जो रेजिस्टर दोनों पैरेलली हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम पैरेलली है तो हम कर देंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। तो दैट इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा 1 किलो ओम इंटू R2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया हमारा 2/3 किलो ओम, ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब हमारा टोटल करंट I कितना जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारा R इक्विवेलेंट। तो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, वो निकला हमारा 2/3 किलो ओम। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 12 इंटू, ये हो गया 3/2 इंटू, ये जो किलो ओम है ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो ये 2 से 12 कटा 6, तो ये हो गया हमारा 18 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 मिली एम्पियर, ये हमारा हो गया टोटल करंट। तो ये जो टोटल करंट है ये 18 मिली एम्पियर जा रहा है, जो कि I1 और I2 में बढ़ रहा है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 2 किलो ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, तो 2 किलो ओम रजिस्टर में कौन जा रहा है, I2। तो हम अब I2 निकालेंगे, तो यहाँ पे I2 करंट निकालने का फॉर्मूला है, तो I2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, हमारा R1 कितना था 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये 1 प्लस 2 इंटू टोटल करंट कितना है हमारा 18 मिली एम्पियर था, हमारा जो I निकला था, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 18, इसको आप काट दीजिए 6 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर करंट जो कि I2 है
वो R2 रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो दैट इज 2 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू। अगर मैं I1 भी निकालना चाहूँ, I1 इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली पता है कि हमको टोटल करंट कितना जा रहा है 18 मिली एम्पियर, तो हम 18 मिली एम्पियर से अगर I2 को माइनस कर देंगे तो हमारा I1 निकल जाएगा, क्योंकि I1 प्लस I2 ही होता है I। तो ये टोटल हो गया मेरा 18 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में मुझे पूछा था कि 2 किलो ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो 2 किलो ओम रजिस्टर में जो करंट जा रहा था वो था I2। तो I2 इज इक्वल टू, I2 हमारा निकला था 6 मिली एम्पियर, तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर, 6 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of the capacitor stores electrical energy in electrostatic field। इसका मतलब कैपेसिटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है। तो कैपेसिटर में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है आपका कैपेसिटेंस, एक होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है कि एक कैपेसिटर के अंदर वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर रहा है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम हमेशा, जो उसका यूनिट होता है वो हमारा होता है फैराड, नहीं तो माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको हम आइदर लिखते हैं फैराड पे नहीं तो माइक्रोफैराड पे। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि वो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है दिस कैपेसिटेंस की वजह से। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो चीज होता है जो कैपेसिटेंस की वजह से उसमें उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को और उसके चेंज को वो अपोज करता है, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हम ओम में लेते हैं, ये याद रखिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के वजह से एक कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए। आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों के पास भी शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुँच जाए और वो भी ईजिली उनका एग्जाम को क्रैक कर सकें। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन में वही पूछा है। तो जो मोह होता है वो होता है हमारा कंडक्टेंस का यूनिट, ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, फैराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट, और हेनरी होता है हमारा इंडक्टेंस का यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट ऑप्शन सी, फैराड। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल। इस फिगर में जो दिखाया गया इस कॉइल, इसका नाम क्या है। तो हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। तो हम इंडक्टर को नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज करते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है आपका चोकिंग, ब्लॉकिंग, नहीं तो फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स होते हैं उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। इन इंडक्टर को रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक हायर फ्रीक्वेंसी को एक हायर रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसलिए ये हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर ये होता है एक वेरिएबल रजिस्टर, इनको बोला जाता है ट्रिमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर को हम बोलते हैं मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन रेडियो रिसीवर। तो रेडियो रिसीवर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो फिगर पे ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं इसका नाम है गैंग कैपेसिटर। ये गैंग कैपेसिटर कहाँ पे यूज होता था, ये होता था आपका पहले जो हम रेडियो यूज़ करते थे, जो AM और FM रेडियोस होते थे, ये पहले वहाँ पे यूज़ होता था। आजकल तो मोबाइल पे भी रेडियो आ गया, तो इन रेडियो की तो कोई खरीदता भी नहीं है आजकल, की मिलता भी नहीं है आजकल। ठीक है ना, तो ये जो कैपेसिटर्स हैं इनका काम होता है कि RF फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना। ठीक है, और इसको लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ सेट करना। ये कैपेसिटर जिन सर्किट में लगता है तो उसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट। तो
यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो रेडियो रिसीवर में ट्यूनिंग सर्किट का काम करता है, तो ऑप्शन बी है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटर यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स का जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए हम इनमें से कौन सा मीटर यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए हम ऑब्वियसली ओम मीटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच इज द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सर्किट में आपका टोटल इम्पेडेंस कितना है, और टोटल इम्पेडेंस को बोला जाता है हम जेड बोल के कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 30 ओम, और यहाँ पे एक्सी दिया है, एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और एक वैल्यू होता है वो होता है एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम टोटल इम्पेडेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जेड इज इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू हमारा आर कितना है, आर हमको दिया है 30 ओम, तो हम यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल सर्किट में नहीं है तो एक्सएल को हम जीरो डाल देते हैं, माइनस एक्सी, एक्सी हमारा दिया है 40, 40 का ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, इसका हो गया होल रूट ओवर, तो दैट इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 900 प्लस 0 माइनस 40 उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600, इसका हो गया हमारा रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इट इज 2500 2500, तो इसका आंसर आएगा आपका 50 ओम, जो इम्पेडेंस होता है वो ओम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ बर्न्ड रिले कॉन्टैक्ट्स। रिले कॉन्टैक्ट्स जल जाने का क्या कारण हो सकता है। तो जो रिले होते हैं वो एक सर्किट में रहकर अपने ओपनिंग और क्लोजिंग कॉन्टैक्ट की वजह से वो दूसरे सर्किट को कंट्रोल करते हैं। अगर उसी कॉन्टैक्ट के दौरान अगर वहाँ पे एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाए तो उस टाइम रिले का जो कॉन्टैक्ट है वो जल जाने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। Next question, at which condition the cold resistance of the low voltage lamp is measured using ohm meter। ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप का जो कोल्ड रेजिस्टेंस होता है उसको किस स्थिति में मापा जाता है। तो लैंप की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे लैंप ऑफ होना चाहिए एट रूम टेम्परेचर, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिसिस हानि का परिणाम क्या है, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से चुंबकीय मटेरियल में क्या होता है, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन इतने में कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने जितना भी समझाया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।